अभी जिस एज में हम लोग गुजर रहे हैं इसको एक्वेरियन एज कहा जाता है। ज्योतिष को संस्कृत में होरा शास्त्र भी बोला जाता है। तो बेसिकली ज्योतिष जो है वो टाइम का स्टडी। क्या ऐसा है कि जन्म कुंडली एक कैद है? ये भाग्य नहीं है, ये भाग्य डायनेमिक है, हमेशा बदलेगा। और फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना कुछ मिला है? तो कुछ साइंस है, जैसे कैंसर साइन है, इसमें बच्चे पैदा लेंगे वो रोते नहीं है, उनको ऐसे थपथपा के रुलाया जाता है। कुछ साइन है जिसमें एरीज है, जिसमें जैसे बच्चे पैदा लेंगे तुरंत ही चिल्लाएंगे। लेकिन अगर एक ही फैमिली में एक ही जगह ट्विंस पैदा होते हैं सेम टाइम पर, तो फिर उनकी किस्मत कैसे डिफर करती है? क्या है ना कि आइडेंटिकल ट्विंस अगर होते हैं जी, उसमें बहुत सी सिमिलरिटी देखी जाती है। साथ योग मतलब टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। ये तो बहुत एक पियर साइकोसिस। हाँ, पियर साइकोसिस ये क्रिएट किया है तो जादू टोना करके प्राइम मिनिस्टर को गिरा दे, चीफ मिनिस्टर को लोग गिरा दे। ये 7.5 हमेशा बैड नहीं होती, क्योंकि 7.5 में जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुए हैं सब 7.5 में हुए हैं। संघर्ष बड़ा है ये भाग्य। यह शब्द है अंग्रेजी का ल्यूनेटिक्स। हाँ, तो चांद अगर पागलों पे प्रभाव डालता है तो गैर पागलों को भी डालता हो। सभी पे डालता है। अगर जैसे कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट को अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर पर रख दिया जाए तो पेशेंट के सर्वाइवल की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर वही नॉर्थ ईस्ट में रखा जाए, जो जुपिटर का डायरेक्शन है, वहां पर जो है सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है पहले से पूर्व निर्धारित है, और ऐसा भी नहीं है कि जो है कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। क्योंकि लोग ये भी डरते हैं कि लाइफ पार्टनर का डेथ हो जाता है अगर मांगलिक से शादी होती है। नहीं, ये ओवर जनरलाइजेशन है। किसी भी साइंस में तो वैसे लोग चले आएंगे जो कि आपको जो है अंधविश्वास को प्रश्रय देंगे, तो परिणाम यही होगा। ये नहीं है कि 2 + 2 = 4 होगा, ऐसा नहीं है। एट टाइम्स ये 2 + 2 5 हो सकता है कि जब कभी भी सैटर्न और जुपिटर साथ में कंजमाइन करते हैं, एक साथ होते हैं या आपस में रिलेट करते हैं, हमेशा मतलब कि आउट ऑफ 10 मतलब समझिए 7 to 8 टाइम्स जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का डाउनफॉल हुआ है। क्या सभी के भाग्य में ऐसा था? क्या हुआ सभा जी, आप क्या देख रही हैं इतनी गंभीर मुद्रा में? अरे रितेश जी, देखिए ना आज न्यूज में आजकल के कैसी कैसी चीजें निकल रही है। आपने देखा प्लेन एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहा है, तो क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या वाकई में ये मंगल का प्रभाव पड़ रहा है हमारे पृथ्वी पर कि कुछ और है? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मंगल हो या कुछ भी, उपाय बहुत सारे पड़े हुए हैं। कहाँ? ट्राई नहीं किया? कौन सा उपाय? ऑनलाइन मिल रहा है। ऑनलाइन? हाँ हाँ, कौन सा उपाय बताइए? मिर्ची नींबू का जो हैंगिंग्स होता है अमेज़न पे है, आप जाके देखिए। अमेज़न पे मिर्ची Yes. नींबू का हाँ। हैंगिंग और ब्रांडेड टूटी हुई चप्पल, जिसे आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाइएगा तो सब बलाएं दूर हो जाए। ब्रांडेड टूटी हुई चप्पल। यस। ओके, और एक और चीज है, क्या? हाँ, एक राक्षस की फोटो भी आप इस्तेमाल कर सकते मतलब आपकी और घोड़े की नाल। किसी भी साइट पे चले जाइए, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप क्या दुनिया में चिंता करना है, अब तो एआई है और अमेज़न है। लेकिन हम इससे भी ऊपर कुछ लेके आए उपाय। क्या है बताइए? एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनका 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लगभग 40 इयर्स का, वास्तुशास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में, हाँ, तो ये सारी बातें जो मार्केट में घूम रही है, जो आपकी ब्रांडेड टूटी हुई चप्पल और आपके नींबू मिर्ची, तो ये सारी चीज कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं, ये सारी बातें आज इनका सारा का हम लोग इन सारी बातों का हम खुलासा कर देंगे। तो बुलाए हम अपने चार बड़ी को। यस यस, व्हाई नॉट। तो आइए, लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेज चार बड़ी फॉर आवर न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट इंडिया, श्री संजीव रंजन मिश्रा जी। तो स्वागत है आपका संजीव जी आज हमारे पॉडकास्ट इंडिया के इस एपिसोड में। धन्यवाद। जनरली मैं पॉडकास्ट में भाग नहीं लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट आज के डेट में जो यूट्यूब पे चल रहा है वो इतना सुपरफ्लुअस है कि उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन चूंकि आपका हमने कुछ पॉडकास्ट देखा है जिसमें कंटेंट रहता है, इसलिए मैंने इंटरेस्ट शो किया कि चलो इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। We are really honored and thankful to you for this. तो आज संजीव जी हम लोग डेफिनेटली आपका एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो
सबसे पहले मैं खुद अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, अपने जीवन को समझूं, जब मैं स्टूडेंट था, एज ए यूथ, मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि संघर्ष बड़ा है या भाग्य? क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि जन्म कुंडली एक कैद है जिसके अंदर ही आप, जिस दीवारों के अंदर ही आपकी जिंदगी का भाग्य बंधा होता है? इस सवाल का जवाब देने के पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि ज्योतिष क्या है और ये कैसे ओरिजिनेट हुआ। जी। तो ज्योतिष को हम लोग हिंदू मैथोलॉजी में इसको वेदांग बोलते हैं। वेद के 6 अंग है, उसमें से एक अंग ज्योतिष है और इसको नेत्र की उपाधि दी गई है। मतलब इसके माध्यम से हम भविष्य को देख पाते हैं। ज्योतिष को संस्कृत में होरा शास्त्र भी बोला जाता है। तो होरा शास्त्र का मतलब, होरा का मतलब होता है आवर, जैसे अभी आवर शब्द निकला है, और शास्त्र का मतलब स्टडी है। तो बेसिकली ज्योतिष जो है वो टाइम का स्टडी। तो किसी पार्टिकुलर टाइम में जो प्लेनेटरी मूवमेंट्स होते हैं उनका स्टडी करना ही ज्योतिष का मेन फोकस है। और उस समय में जिस प्रकार की टेंडेंसी या कैपेबिलिटीज इन्वायरमेंट में रहती है, उसी के साथ व्यक्ति पैदा लेता है या कोई भी इवेंट्स के साथ वो जोड़ता है। ठीक है ना? तो ये जो कैपेबिलिटी है इन द लॉन्ग रन या उसके लाइफ टाइम में एक प्रकार का लिमिटिंग फैक्टर बनाता है। उसी के रेंज में वो आदमी डेवलप करेगा। इसके पीछे क्या, ये तो हुआ वर्तमान कंटेक्स्ट में। लेकिन हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी जो है, पूरा हिंदू मैथोलॉजी 2 एक्सियोम पर निर्भर, कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन के द्वारा कई जन्मों के बाद में वो पुनः जो है कि मोक्ष को प्राप्त होगा, सेलिब्रेशन को प्राप्त होगा, अर्थात वो पुनः जन्म नहीं लेगा। ठीक है, एक पहला मैटर ये है। और जो भी जो है सो कि पूर्व जन्म का जो संस्कार है या पूर्व जन्म के जो कर्म है, वो कर्म इस जन्म के भाग्य बनते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म का भाग्य बनता है, और ये पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म की प्रगति के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। नंबर 1, जिस प्लेनेटरी पोजिशंस में हम पैदा लिए हैं उस समय जो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। इस दोनों के अंतर्गत ही आदमी का डेवलपमेंट होता है। तीसरी चीज जो है, जो आदमी के डेवलपमेंट को निर्धारित करती है, वो किस जगह पैदा लिया है, प्लेस। वो जो है किस टाइम फ्रेम में पैदा लिया है। वो 2000 में पैदा लिया, 1900 में पैदा लिया, या 2050 में पैदा लेगा, वो किस टाइम फ्रेम में पैदा लिया है और किस परिवार में पैदा लिया है, उसका जो हेरिडिटी है वो क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। तो ये 3 फैक्टर और जुड़ जाते हैं जो कि व्यक्ति को एक लिमिटिंग, एक दायरा बनाते हैं। इसी के अंतर्गत में जो है व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। इसी के अंतर्गत में व्यक्ति एफर्ट करता है और उसका अचीवमेंट प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है पहले से पूर्व निर्धारित है, और ऐसा भी नहीं है कि जो है कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं। ये डिपेंड करता है कि कोई भी व्यक्ति लाइफ साइकिल में, बर्थ डेथ साइकिल में कहां पर है। तो हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी व्यक्ति या हम लोग खुद कहां पर है बर्थ साइकिल में? देखिए क्या है ना कि हम लोगों का जो है मोक्ष का कंसेप्ट है। मोक्ष का मतलब सेलिब्रेशन, जहां पर आपकी मुक्ति मिल जाती है, जहां पर जितने भी आपके जो संचित कर्म है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और जिसके कारण से आप बर्थ डेथ साइकिल से आप बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना? तो सेलिब्रेशन को आप इससे भी समझ सकते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब परफेक्शन। अच्छा, सेलिब्रेशन का परफेक्शन, ठीक है ना? उसके पहले भी इम्प्योरिटी है आपके अंदर में, कुछ विकार है, कुछ विकृतियां हैं, उसके कारण से आपको जो है सफरिंग करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें आपके जो है एग्जॉस्ट होती चली जाती हैं, लास्ट में जो है सेलिब्रेशन के स्टेज पर। मतलब सेलिब्रेशन मतलब नो रीबर्थ अगेन। हाँ, नो, कोई बॉन्डिंग अंदर पीछे बचा नहीं है, सब एग्जॉस्ट हो गया। पूरा बैंकिंग सिस्टम है हमारा, पूरा बैंकिंग सिस्टम है। उसको हमारा बैंकिंग सिस्टम आरबीआई करती है, इसको चित्रगुप्त करते हैं। नहीं, हाँ, चित्रगुप्त करते हैं, मतलब कॉमन मैन के दृष्टि में चित्रगुप्त करते हैं। तो ये आपका क्या है कि ऐसे, और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये ऑटोनोमस है। हर एक चीज जो है जो कि आपको प्लैनेट्स के मूवमेंट के साथ कोरिलेटेड है, आपके देश काल पात्र के आधार पर कोरिलेटेड है, आप किस टाइम जोन में पैदा लिए हैं उसके साथ कोरिलेटेड है। हाँ, लेकिन आम आदमी भाग्य का मतलब ये समझता है कि जो हो चुका तो वो हो चुका, अब होना भी बस इतना ही है। मतलब भाग्य का मतलब वो अपने मन से या अपने परिवार, अपने स्थान की स्थिति से एक दायरा बना लेता है
और उसको मान लेता है कि बस यही भाग्य है। नहीं, ये तो उसका उसका मैटर ये है कि वो सोच रहा है कि हम इसे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके उसके उसने अपना देख लिया कि हमारा पारिवारिक परिवेश क्या है, हमारी अर्निंग का एफर्ट क्या है, हम कितना तक एफर्ट कर सकते हैं। इसके तहत उसने एज्यूम कर लिया। ये भाग्य नहीं है, ये भाग्य डायनेमिक है, हमेशा बदलेगा। और कर्म का बहुत बड़ा रोल है, बिना कर्म के रोल के तो लाइफ ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना कुछ मिला है, कुछ मिलेगा? अगर ये नहीं कहेंगे तब तो हम तो ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। कुछ चीजें जो है लाइफ को नॉर्मलाइज करने के लिए बनाई जाती है ना, कही जाती है ना। आज के संदर्भ में देख रहे हैं क्या है कि आपके संतान बहुत कम है, एक संतान या दो संतान हो रहे हैं, बाद में संतान संबंधी समस्याएं भी बहुत ज्यादा एराइज कर रही हैं। ये परिवर्तन जो हुआ है ये टाइम के परिवर्तन का परिणाम है और सभी के लिए कॉमन है। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई प्लेनेट घट गया है, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ कि पहले 5 संतान होते थे, अब संतान नहीं। अब क्या है, किसी आर्टिफिशियल जो है कि संतान हो भी रहा है, टेस्ट टू बेबी भी हो रहा है, सेरोगेसी की स्थिति भी आ रही है, अब एक फ्रीजिंग भी करा रहे हैं। ये सारी चीजें जो आ रही है ये तो साइंटिफिक डेवलपमेंट का परिणाम है ना। तो जो भी आपके प्लेनेटरी पोजीशंस है, जो हॉरोस्कोप है, वो डिफाइंड होगा जिस परिवेश में या जिस समय में या जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या जिस साइंटिफिक डेवलपमेंट में हम रह रहे हैं। इसका और सिंपल एग्जाम्पल है कि हम लोग चले जाएं वहां पर देहात में चले, रिमोट एरिया में चले जाएं और मैरिज हो किसी का, 7th हाउस जो मैरिज को डिनोट करता है या वीनस जो वाइफ को डिनोट करता है वो डैमेज हो, तो ये इंडिकेट करता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिमोट एरिया में है तो वहां पर अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी लोग साथ रहेंगे क्योंकि वहां पर कल्चरली और फैमिली वाइज जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हुआ नहीं है, लोग रह जाएंगे। लेकिन अब वही जो है शहर में आएंगे, मतलब गुण मिले या न मिले डाइवोर्स नहीं होगा, गुण मिले या न मिले डाइवोर्स नहीं होगा, और उसके शहर में आएंगे। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि जो है कि दोनों जो है अलग हो सकते हैं, ये दोनों आदमी अलग अलग सेपरेट रहेंगे। अब और जो है कि डेवलप एरिया में चले जाएंगे तो वहां पर क्या है, डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी होगी, और ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, मैरिज कर लेंगे, रिलेशनशिप कर लेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो जाएगा। ये सब जो हो रहा है ये सब हो रहा है किस कारण से हो रहा है? प्लैनेट्स के कारण नहीं हो रहा है। प्लैनेट्स केवल इंडिकेट करते हैं वीनस एफ्लिक्टेड है, इसका मैरिज रिलेटेड इसको इश्यूज रहेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। ये डिटरमाइन प्लैनेट नहीं कर रहा है कि आपका जो है डाइवोर्स ही हो जाएगा। तो ये डायनामिज्म जो है स्थान से हो रहा है, स्थान से, डेवलपमेंट स्टेज से, आपके जो है फैमिली बैकग्राउंड से, आपका एजुकेशन के लेवल से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो रहा है। बहुत सारे रीजंस क्या है कि अभी फिलहाल भी 20 साल पिछले 40 सालों में लेडी जो है वो ज्यादा अर्निंग कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कर रही, पहले रनिंग नहीं करती थी। रीजंस क्या है? प्लेनेट तो कोई बढ़े नहीं है ना, प्लेनेट तो वही है, लेकिन प्लेनेट का रिजल्ट अब वर्तमान कंटेक्स्ट में डिफाइंड है या होगा। संजीव जी, हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, इन टर्म्स को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। सिंपल वर्ड में ये है कि 3 प्रकार के कर्म है। अभी हमने कुछ कर्म किया और कुछ भोगा, कुछ बच गया, दैट इज संचित। वही आके वही हमारा भाग्य बना, भाग्य का एक पार्ट बना। और ये क्रियामान कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं, ऑनगोइंग। इस तरह से आप करते करते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि आपका जो है संचित कर्म जो है वो बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि आपका क्रियामान कर जो दैनिक रूप में आप जो कर्म कर रहे हैं उसको कर्म करने की जरूरत नहीं रह जाती या समय नहीं रह जाता। इसी को कहते हैं कि आदमी जो है एफर्ट करने के बाद में उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि संचित कर्म उसका प्रारब्ध जो है वो भावी हो गया, वो हावी हो गया। जो है हम लोगों का पूरा लाइफ पैटर्न जो है जी वो कर्म पर आधारित है। कर्म जो है वर्तमान का नहीं, ये पूर्व जन्म के कर्म भी हैं।
मतलब पिछले जन्म। पिछले जन्म के कर्म भी है। तो पिछले जन्म के कर्म भी है, इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है कि पिछला जन्म है या नहीं है, लेकिन अब इसको सिंपल साइंटिफिक रूप में हम एक्सप्लेन करेंगे तो जो आपका जेनेटिक कोड है इसे एक्सप्लेन होता है कि आप फोर फादर के जीन्स को कैरी ऑन करते हैं। हाँ। ठीक है ना। आप अगर आप इसको पूर्व जन्म को माने या ना माने, जेनेटिक कोड को तो आप मानेंगे ही मानेंगे। तो ये आपके मतलब पिछले किसी चीजों से प्रभावित हो रहा है ना आपका लाइफ। पिछले किसी चीजों से बीमारियां होती है, या आपका एक लाइफ पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न बनता है, ये पिछले चीजों से प्रभावित हो रहा है ना, तो कुछ तो पास्ट का है। अगर आप पूर्व जन्म को न भी मानते हैं तो जेनेटिक कोड को तो मानना ही पड़ेगा आपको। तो कुछ प्रभावित है। हम लोग के हिंदू मैथोलॉजी में क्या है कि पूर्व जन्म होता है, तो पूर्व जन्म होता है, ये जन्म जन्म की प्रक्रिया होती है। तो अब क्या है, जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको भोगना पड़ेगा, कुछ बचा रह जाएगा, फिर भोगने के लिए पूरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर कुछ कर्म करेंगे, इस तरह से आपका संचित कर्म बढ़ता चला। पहली बार जन्म लिया, हाँ, उसको हम लोग अवतार बोलते हैं। अवतार बोलते हैं इसलिए कि वो कर्म बंधन से बंधे हुए नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट सोल, वो मुक्त हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर डिपॉजिट्स बनाते गए, हाँ, कुछ बनाते गए और फिर डिपॉजिट्स रिलीज भी होता गया। कुछ रिलीज हुआ, कुछ बचा, कुछ रिलीज हुआ, कुछ बचा, और लास्ट में जो है जिनका जन्म होता है, जिसका जन्म बाद में नहीं होगा, उनको हम लोग बोलते हैं ऋषि, महर्षि, संत या साधु, उस ढंग का बोलते हैं, जो इनलाइटमेंट के नजदीक हैं, ऑन द वर्ज ऑफ इनलाइटमेंट। तो संजीव जी, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जन्मपत्री या हॉरोस्कोप जिसको बोलते हैं, वो बनाना कितना जरूरी है? पहला जरूरी इसलिए है कि पहले समय में जन्मपत्री बनाने का विधान इनिशियल स्टेज में इसलिए किया गया, ये एक प्रकार का टाइम रिकॉर्ड है कि आपका बर्थ के समय हुआ है, ये एग्जैक्टली है। उस समय में प्लेनेटरी पोजीशंस क्या है इसका रिकॉर्ड हुआ करता था, और जानना इसलिए जरूरी है कि उस समय निर्धारित होता है कि आप किस डायरेक्शन में अगर ज्यादा प्रयास करेंगे तो सक्सेस करेंगे। अच्छा। तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, बर्थ के साइंस है, किस चीजों के साथ आप पैदा लिए हैं, आपका लिमिटेशंस क्या है, आपके अंदर में कोई कमी तो नहीं है, किसी तरह का फिजिकल डेवलपमेंट में बाधा तो नहीं हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट आपका कैसा हो सकता है, या जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे, या जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाएंगे। इन सब चीजों को जानने के लिए बेसिकली आपके पर्सनालिटी को ट्रेस करने का ये माध्यम है। पर्सनालिटी के डिफरेंट ट्रेट्स को ट्रेस करने का ये माध्यम है। तो इसके आधार पर हम ये जज कर सकते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर में डेवलपमेंट किस तरह से होगा। अच्छा, तो फिर हम मान लेते हैं कि बर्थ चार्ट जैसे हमारे लाइफ का रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, ये गाइडेंस पर्पस के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। तो संजीव जी, कहते हैं कि मांगलिक लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सच है? ये जो मैं मांगलिक लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, वो यही लोग बोलते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी जानकारी होना प्रारंभ हुआ है। टेक्निकली मांगलिक जो है 10 में 7 आदमी हुआ करते हैं। अच्छा। मतलब मांगलिक तो क्या है कि मांगलिक दोष होता है, मंगल किसी के हॉरोस्कोप में सर्टेन पोजीशंस में रहेगा तो ये मांगलिक योग जन्म देता है। तो किसी एक प्लेनेट के खराब होने से या एक प्लेनेट के पार्टिकुलर पोजीशनिंग होने से कोई रिजल्ट नहीं होती, उसके साथ साथ अन्य ग्रहों का पोजीशन क्या है इसके आधार पर निर्धारित होगा ये जो मांगलिक दोष का जो रिजल्ट टेक्स्ट में बताया गया है वो होगा या नहीं होगा। ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सारे मांगलिक दोष वाले लोग का मैरिज लाइफ खराब होगा या वो जो है सफर करेंगे अपने इमोशनल लाइफ में। वो डिपेंड करता है कि वो अदर प्लेनेटरी पोजीशंस क्या हैं। आपको जो है मंगल दोष जब बनता है उसके कैंसिलेशन फैक्टर भी बहुत से हैं। अच्छा, जैसे कैंसिलेशन, शनि के प्रधान होने से मंगल दोष नहीं लगता, मंगल अगर मजबूत होगा तो मंगल दोष नहीं लगता, मंगल नीच राशि में होता है तो मंगल दोष नहीं लगता। इस तरह से 42 काट है, 42। तो जब तक हम वो जाने नहीं तब तक जो है सके नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, इसी संदर्भ में ध्यान में आ गई इसलिए बता रहा हूं कि चंद्रमा जब राहु केतु से प्रभावित हो जाए या शनि मंगल से प्रभावित हो जाए तो मून एफ्लिक्ट हो जाता है। वैसे अवस्था में कहा जाता है कि अपने ये फादर का संतान नहीं है, इलिजिटिमेट चाइल्ड है। ठीक है ना, ये मैक्सिमम केसेज में मिल जाएगा।
लेकिन साथ साथ टेक्स्ट में बताया गया है कि ये कंडीशन न होने पर, और वो न होने वाले कंडीशन है वो 48 है। ओह, तो जो कोई आदमी जो अभी फिलहाल एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, अगर वो देख ले तो हर एक को कह देगा कि ये तो ये है। तो ये मतलब कहना सही है कि मांगलिक लोग जो है वो मांगलिक ही से शादी कर सकते हैं? हाँ, मांगलिक से शादी नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि दो साम्य का एक कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, सिमिलर टाइप का एफ्लिक्शन अगर होता है तो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। अच्छा। तो अगर मांगलिक है और आप भी मांगलिक हैं तो दो साम्य हो गया। इसके कारण से क्या है कि उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली बात है डिटरमाइन करना कि मांगलिक अब कितना है। अच्छा। क्या मांगलिक का कैंसिलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। मंगल अगर जैसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कि फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, 12th हाउस में मंगल अगर हो तो मांगलिक होता है। लेकिन साथ साथ क्या है, यदि इन्हीं हाउसेज में दूसरे पाप ग्रह सैटर्न, राहु, केतु अगर हो जाते हैं तो ये मंगल दोष को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से बहुत से क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ये मंगल दोष कैंसिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है जनरलाइजेशन है, और इसने पिछले 10 सालों में एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा हार्म किया है। क्योंकि क्या है, इसे एक फियर जो है कि लोगों के दिमाग में बैठती है कि वो मांगलिक है। अब लड़कियों के विवाह में दिक्कत आ रही है क्योंकि किसी ने कह दिया कि वो लड़की मांगलिक है, जबकि अदर फैक्टर्स जो है वो अदर फैक्टर उसको मंगल दोष को कम कर रहे हैं, या किसी और फैक्टर के कारण से लड़का ज्यादा मांगलिक हो रहा है। ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि वो हमें दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, वो मांगलिक है। क्योंकि लोग ये भी डरते हैं कि लाइफ पार्टनर का डेथ हो जाता है अगर मांगलिक से शादी हो। नहीं, ये ओवर जनरलाइजेशन है। अच्छा। ओवर किसी एक प्लेनेट से कोई भी चीज एग्जैक्टली निर्धारित नहीं होगा। उसको निर्धारित करने के लिए अदर फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी खबरों में आया कि एक मांगलिक लड़की थी जिसने अपना ग्रह दोष बचाने के लिए जबरदस्ती शादी करके अपने पति को पहाड़ों से खाई में फेंक देती है। अब बताइए कि ग्रह दोष किसका था? कारण क्या है ना कि जब किसी भी साइंस में वैसे लोग चले आएंगे जो कि आपको जो है अंधविश्वास को प्रश्रय देंगे, तो परिणाम यही होगा। अच्छा, अब ये बताइए संजीव जी कि ये काल सर्प योग, राहु केतु का प्रभाव प्लैनेट्स। तो पहला मैटर क्या है ना कि राहु केतु प्लैनेट्स के पॉइंट है, डिस्कशन पॉइंट है, इतना सेंसिटिव है कि इनका प्रभाव हमारे लाइफ पर देखा जाता है। ठीक है ना। तो राहु केतु के बीच में जो सारे ग्रह चले आते हैं, एक साइड में सारे ग्रह चले जाते हैं, तो इसको काल सर्प योग बोला जाता है। तो ये काल सर्प योग का कोई क्लासिकल टेक्स्ट में रेफरेंस नहीं है। ठीक है, बीच के समय में काल सर्प योग का रेफरेंस आया है, और आज के डेट में इतना ज्यादा प्रचारित हो गया है कि अब डिफरेंट वेराइटी के काल सर्प योग लोग बताते हैं। तो काल सर्प योग जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है उतना इंपॉर्टेंस देने का मतलब नहीं है। किसी भी क्लासिकल टेस्ट में जाए बृहद पराशर हो, साथ में या सारावली में जाए, किसी में जाएंगे, किसी क्लासिकल टेस्ट में इसका रेफरेंस नहीं। तो ये तो बहुत एक फियर साइकोसिस। हाँ, फियर साइकोसिस ये क्रिएट किया है, लोगों ने क्रिएट किया, क्योंकि क्या है ना, फियर साइकोसिस क्रिएट करने से ही आपका बिजनेस चलता है ना। और एस्ट्रोलॉजी को मैक्सिमम लोगों ने बिजनेस का पार्ट बना लिया ना। फियर जो है डर का पूरा साम्राज्य बनाया गया है। अब तो ऑनलाइन बनाया जा रहा है, ऑनलाइन काल सर्प योग की पूजा हो रही है। हाँ, काल सर्प योग की पूजा हो रही है, जगह जगह पर पूजा हो रही है। तो ये सब जो बना हुआ है, ये व्यापार का पार्ट है। अच्छा, तो मतलब इतना डरने की कोई मैटर ही नहीं है। राहु केतु इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राहु केतु आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एट टाइम्स जो है राहु का या केतु का बहुत निगेटिव प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव होता है, इसको एनालाइज करने के लिए इन टोटलिटी में हॉरोस्कोप देखना होगा। केवल ये कह देना कि काल सर्प योग है, जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काल सर्प योग चल रहा है, मतलब सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक्सेस के अंदर में हैं अभी। तो यहाँ पर क्या है, आने वाले 2-3 महीने तक ये काल सर्प योग जितने भी बच्चे जन्म लेंगे सब काल सर्प योग में जन्म लेंगे, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली अब ये पोजीशन है, तो अब ये रहेंगे। तो अब ये काल सर्प योग पर मतलब सारे के सारे के लिए इतना बड़ा पॉपुलेशन जो जन्म लेगा सबके लिए निगेटिव हो जाएगा। काल सर्प योग मतलब टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, किसी क्लास स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है, किसी क्लासिकल टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। इसीलिए बीबी रमन है, इन लोग काल सर्प योग का इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। संजीव जी, ये शनि की 7.5 क्या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन होता है कि कभी खत्म भी होता है? क्या है कि 7.5 जो है जी 30 ईयर्स हर बार आता है, अब व्यक्ति की लाइफ में आता है। तो यह राशि के आगे पीछे सैटर्न का मूवमेंट होना 7.5 कहा जाता है।
एक राशि में सैटर्न जो है 2.5 ईयर रहता है। अब 12 राशियां हैं, मतलब 30 ईयर्स में सैटर्न जो है एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो मून किसी राशि में है तो उसके पीछे, मून के ऊपर से और मून के आगे के भाव, 3 भाव में जब सैटर्न रहेगा इसको 7.5 बोलते हैं। एक हाउस को वो 2.5 ईयर में कंप्लीट करता है, मतलब 7.5 ईयर का जो साइकिल है उसको हम लोग 7.5 बोलते हैं। अब ये 7.5 का प्रभाव से आपके लाइफ में क्या एग्जैक्ट प्रभाव पड़ेगा, ये अदर प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस पर निर्भर करेगा। कहते हैं कि पहले 7.5 में फादर को, पेरेंट्स को प्रभावित होता है, सेकंड 7.5 में अपने को, सेल्फ को प्रभावित होता है, हेल्थ हो या अपना कैरियर हो, अपना फाइनेंस से प्रभावित होता है, और थर्ड 7.5 लेके जाता है, मतलब आपका हेल्थ डाउन हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगी। तो क्या है ना कि जब प्लैनेट्स जो है वो हर एक प्लैनेट्स का जो रिजल्ट है वो आपके एज पर भी निर्भर कर रहा है, समझ गए, आज के एज पर भी निर्भर कर रहा है। तो इनिशियल स्टेज में आपकी सफरिंग अगर होनी है तो सफरिंग होने का मतलब क्या है कि फादर की सफरिंग हो रही है तब ना आप सफर करेंगे। और उसके बीच के एज में सफरिंग अगर होती है तो आपका जो है इसके कारण सफरिंग हो रही है, चाहे इमोशनल लेवल पर या फाइनेंशियल लेवल पर, हेल्थ वाइज। और लास्ट में सफरिंग होगी तो लास्ट में आपके पास क्या बचा हुआ है, हेल्थ बचा हुआ है, हेल्थ बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक प्लेनेट लाइफ के साइकिल में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे शुक्र की दशा मेरी चल रही है, शुक्र की दशा इनकी भी चल रही है, लेकिन दोनों अलग अलग एज ग्रुप में है, तो अलग अलग हमारे लिए अलग रिजल्ट होगा, इनके लिए अलग रिजल्ट होगा। ठीक है, जनरलाइज किसी चीज को नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज जनरलाइजेशन का है नहीं। ये डिपेंड करता है किसको देख रहे हैं, किस एज ग्रुप में देख रहे हैं, किस सोसाइटी फ्रेमवर्क में देख रहे हैं। ये इस सारे चीजों को मिलाने के बाद ही तब कह सकेंगे एग्जैक्ट रिजल्ट यही होगा। संजीव जी, जब एक कुंडली बना दी जाती है, एक बर्थ चार्ट बना दिया जाता है, तो ऐसा कैसे होता है कि एक ही इंसान के का बर्थ चार्ट 2 अलग एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं और 2 अलग प्रेडिक्शंस कर देते हैं? देखिए क्या है, पहले 2 चीजें हैं यहाँ पर है जी। पहला बेहतर क्या है कि साइंस एक है, जो साइंस एक है, आप कितना स्टडी किए हैं, कितना एंगल से उस चीजों को देख पा रहे हैं। जितना ही ज्यादा चीजों को एसिमिलेट कर पाएंगे, जितना ज्यादा चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी में देख पाएंगे आप। अगर आप कम चीजों को जानते हैं तो कम चीजों को देख पाएंगे। तब हो सकता है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शन अलग अलग हो। मायने रखता है कि प्रेडिक्शन ट्रू कौन सा होगा, तो ट्रू वही होगा ना जो कि आपके ज्यादा फैक्टर्स को कोरिलेट कर रहा है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये आदमी जो है वो साइंस का स्टूडेंट होगा, आपने कहा कि नहीं ये आदमी आर्ट्स पढ़ेगा। अब ये डिसाइड कब होगा? डिसाइड होगा जब वो साइंस या आर्ट्स पढ़ेगा तब ना। बोलने के लिए तो कुछ भी लोग बोल सकते हैं, नहीं तो परफेक्ट फॉर्मूला अगर है ज्योतिष में, तो इसको हम साइंटिफिक प्योर साइंस कहें या एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहें? एम्पिरिकल साइंस है, एम्पिरिकल साइंस है, आई मीन डिराइव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। डिराइव्ड बाय ऑब्जर्वेशन। ये नहीं है कि 2 + 2 = 4 होगा, ऐसा नहीं है। एट टाइम्स ये 2 + 2 5 हो सकता है, ये अदर फैक्टर्स इसमें आएंगे। अब एस्ट्रोलॉजर है, अपने क्लाइंट को देखने के लिए, इन टोटलिटी देखने के लिए उसको उस लेवल पर पहुंचना होगा। मतलब क्या है, उसको उतना कंसंट्रेट करना होगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअल साइंस माना जाता है। अच्छा। क्योंकि आप जो है जब तक अपने को काम नहीं रह पाएंगे, अनबायस नहीं बना पाएंगे, और जब तक जो है कि किसी अन्य चीजों से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक आप रिजल्ट अच्छा दे ही नहीं पाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। डेफिनेटली इस एंगल से तो हम लोग कभी सोचा ही नहीं था। और जैसे ही मैंने देख लिया कि आप मंत्री हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो हम उसी अनुसार से भी प्रेडिक्शन देने लगे, तो एस्ट्रोलॉजी तो मेरा खत्म हो गया। तीसरा एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छा बुरा प्रभाव एस्ट्रोलॉजर के पर भी न है और क्लाइंट पर भी है। तो मान लेते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर किसी बैड फेज से गुजर रहा है, तो वो जो है प्रेडिक्शन कैसे थ्रू दे पाएगा? ये भी एक एंगल है इस जगह पर। अगर एस्ट्रोलॉजर खुद अगर 7.5 से पीड़ित हो, तो उनके प्रेडिक्शंस में भी डेविएशंस हो सकता है। अगर बैड फेज से 7.5 हमेशा बैड नहीं होती है,
साढ़े साथी तो चूंकि बैड लोगों ने समझ लिया है, मान लिया है, इसलिए इसलिए साढ़े साथी हमेशा बैड नहीं होती, क्योंकि साढ़े साथी में जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुए हैं सब साढ़े साथी में हुए हैं तो बैड नहीं होती है। हाँ। तो संजीव जी हमें ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज कितनी इफेक्टिव होती है, जो इतने सारे जो प्लैनेट्स का असर होता है, जो नेगेटिव असर होता है, तो क्या ये रेमेडीज उनको न्यूट्रलाइज करती है, खत्म करती है, क्या करती है? पहली बात क्या है कि जो भी रेमेडी बताया जाता है या रेमेडी किया जाता है जी, वो आपके लाइफ में जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए है। रेमेडी तब होना है जब जब आपके अंदर में संभावनाएं हैं, जब आपके अंदर पॉसिबिलिटी है, तभी रेमेडी होना है। आपको पैर जैसे कि आपका डैमेज है और हम रेमेडी करा दे, कह दे कि 100 मीटर का रेस जीत जाओ, नहीं हो सकता ना। अब जैसे इसको एस्ट्रोलॉजिकल समझे कोई भी प्लेनेट के ऊपर में पाप ग्रह जो राहु शनि केतु है उनका प्रभाव है, उस प्लेनेट का निगेटिव इफेक्ट हमको मिलता है, नेगेटिव मिलता है। लेकिन अब इस पाप ग्रह के प्रभाव को हटाना रेमेडी है, तो ये रेमेडी तभी काम करेगा कि उस ग्रह पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव साथ साथ पड़ रहा हो। अच्छा, अगर नहीं पड़ रहा होगा तो हटाना संभव नहीं है, डिफिकल्ट है। तो आपके हॉरोस्कोप ही इंडिकेट करते हैं कि किस प्रकार के रेमेडी आपके लिए संभव है या कौन चीजों का रेमेडी आप कर पाएंगे। तो रेमेडी करने का क्या क्या तरीका है? कई तरीका है, अब होता है तो कई तरीका। एक मैटर है कि हम जो है ग्रह से संबंधित चीजों का दान करें, डोनेट करें। ग्रह से संबंधित जो बिहेवियर पैटर्न है उसको अपने पर्सनालिटी में लाएं, ठीक है। सैटर्न मान लीजिए कमजोर है, हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा एफर्ट करें, सैटर्न की कैपेबिलिटी अंदर में लाएं। मंगल मेरा कमजोर है, हमको एग्रेसिव और रिएक्टिव बन रहा है, हम पेशेंस रखें। बिहेवियरल चेंजेस, अच्छा, ये बिहेवियरल थेरेपी जो है एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है ना। ग्रह की शांति करा लें, ग्रह की शांति करा लें, तो जप है, हवन है, पूजन पाठ है, ये सब ग्रह की शांति करा लें, ये हो गया, ठीक है ना। तो और ग्रह जिस दिशा को डिनोट करते हैं घर में उस दिशा को शुद्ध कर लें। तो स्टोन्स पहनने से? स्टोन्स भी एक प्रकार का रेमेडी है, ठीक है ना। सेलेक्ट करना कौन सा स्टोन काम करेगा ये निर्धारित करना वही कर सकेगा जो एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली समझा हो। व्यापार के लिए स्टोन बेचे जाते हैं, व्यापार के लिए स्टोन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो वो जो है कभी कभी काफी हार्म करते हैं। स्टोन क्या करता है, बॉडी में सन के पर्टिकुलर रेज को इंजेक्ट करता है, इसके कारण उससे संबंधित कैपेबिलिटी हम बढ़ती है, ठीक है। स्टोन का एकमात्र काम है इंक्रीजिंग इफेक्ट, ग्रह के प्रभाव को बढ़ाना। अच्छा, पूजा पाठ का काम है ग्रह के प्रभाव को शांत करना, समन कला, इसे ग्रह शांति बोलते हैं उसको। एक का इंक्रीजिंग इफेक्ट है, एक का है डिक्रीजिंग इफेक्ट है। स्टोन ग्रह के प्रभाव को घटाते नहीं है, बढ़ाते हैं, क्योंकि उस सन रेज को ले रहे हैं, तो बढ़ाना ही उसका काम है। रेमेडी इफेक्टिव होता है और उससे बहुत सी चीजें परिवर्तित होंगी, लेकिन मेजर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर मकान है उसमें आपको मालूम है कि बीम यहाँ दिया हुआ है, पिलर्स यहाँ निर्धारित किए हुए हैं, मकान में आप जो है चेंजेस करेंगे तो इंटरनल को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं बदल पाइएगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते, इंटीरियर इंटीरियर से कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग कर ले। एक चीज बताइए संजीव जी, सोशल मीडिया पे जादू टोना, काला जादू टोटका, तो क्या मतलब ये सब होता है और ये सब से मतलब कि बाकी में कुछ असर होता है कि ये बस एक सुपरस्टिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है? कि मान लेते हैं जादू टोना होता है, ठीक है, तो जादू टोना करके प्राइम मिनिस्टर को गिरा दे, चीफ मिनिस्टर को लोग गिरा रहे, ठीक है। जितने पॉलिटिशियन या व्यापारी लोग हैं अपने राइवल को जो है कि हार्म कर दें, ये क्यों नहीं कर पाते? जो चीज किसी इंडिविजुअल केस में ट्रू है वो सभी के लिए ट्रू होगा, करना चाहिए। ये जो जादू टोना या काला जादू, ये चीजों का कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है, क्योंकि हम जो है एक पार्टिकुलर निगेटिव फेज से चल रहे होते हैं, तो उसमें कोई बात अगर हो जाती है तो हमको लगता है कि उसके कारण से हुआ है, हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है।
और है भी तो बहुत कम केसेज में होता है, और उसको करने वाले जो लोग हैं वो दूसरे लेवल के लोग हैं, वो कॉमन लोग कर ही नहीं सकता उसको। तो ये जो सोशल मीडिया पे टोटके बताए जाते इसलिए हैं, आसान है ना, ये आसान है, आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आसान है ना, आप हमेशा आसान की तरफ जाते हैं। अब हम जैसे कि अगरबत्ती जला रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा, इतना आसानी से काम होता होता तो सभी का हो गया होता। तो ये टोटकों का टोटका का रूल, टोटका के लिए अलग से जो है, जो कि आपको एस्ट्रोलॉजी में टेक्स्ट है, टोटका का प्रयोग है, सभी के लिए अलग है। जैसे लाल किताब में जो है बहुत से उपाय बताए गए हैं जो करने योग्य हैं। तो अब यह है कि पहले तो लाल किताब को पूरा समझना, वो उपाय आपके लिए कारगर होगा कि नहीं होगा ये डिटरमाइन करना। जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि आदमी ऐसा कर दे तो सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ये बात। तो अगर फाइनेंस इतना पैसे के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो सभी लोग लक्ष्मी प्राप्त कर लिए होते अभी तक। टोटका ऐसा नहीं है कि नहीं काम करते हैं। अच्छा, जब तक आपका हॉरोस्कोप नहीं होगा हम ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टोटका लगेगा। कहते हैं कि चावल जो है चंद्रमा को इंडिकेट करता है, दूध चंद्रमा को इंडिकेट करता है, मदर चंद्रमा को इंडिकेट करती है। तो अब है चंद्रमा किसी का खराब है तो खराब है, तो चंद्रमा से संबंधित चीजें, चावल हो गया, दूध हो गया, सफेद कपड़े हो गए, ये सब पानी में बहाए जाते हैं, जमीन के अंदर दबाए जाते हैं, ठीक है ना, किसी नीडी आदमी को दिए जाते हैं। लेकिन किसके लिए देना है, किसके लिए बहाना है, किसके लिए दबाना है, अच्छा, पहले तो ये समझना है ना। मतलब एक कस्टम जनरलाइज कभी भी जनरलाइज, कोई भी रेमेडी जनरलाइज नहीं है। कोई भी चीज जो है पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, पहले वो समझना होगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है पिछले 5000 ईयर से सर्वाइव कर रहा है, तो सर्वाइव करने के पीछे पर्पस यही है कि कुछ ना कुछ का उपयोग होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो उपयोग है प्रेडिक्शन नहीं है, क्या होगा ये जानना नहीं है, कैसे हम क्या करें कि हम अपने लाइफ को ज्यादा बेहतर बना सके, ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा उपयोग है। हम एक और सवाल पूछेंगे आपसे संजीव जी कि जैसे कि मान लीजिए एक समय पे 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह, अलग अलग देश में पैदा होता है, तो हम मान ले सकते हैं कि उनकी किस्मत अलग हो सकती है। लेकिन अगर एक ही फैमिली में एक ही जगह ट्विंस पैदा होते हैं सेम टाइम पर, तो फिर उनकी किस्मत कैसे डिफर तो करेगा? क्या है ना कि आइडेंटिकल ट्विंस अगर होते हैं जी, तो उसमें बहुत सी सिमिलरिटी देखी जाती है। अच्छा, अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं अगर हैं तो उसमें डिफरेंस होता है। हम लोगों के साइंस में जो है ट्विंस के प्रेडिक्शन देने के लिए अलग नियम है। अच्छा, ठीक है ना, अलग से नियम है। तो अलग नियम जिसके आधार पर जनरली कॉमनली सभी लोग देखे होंगे कि ट्विंस अगर हुए हैं तो एक ज्यादा जो है एक्टिव है, एक थोड़ा सा पैसिव है। तो ये पहले डिफरेंशिएट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, ये जो एक्टिव है उसको हम किस साइन से, किस प्लेनेट से रूल्ड मानेंगे, और उसके आधार पर पूरा एनालिसिस की जाती है। तो ट्विंस का भाग्य जबकि समय एक है, प्लेस एक है, हेरिडिटी एक है, तो जनरली प्रेडिक्शन एक होना चाहिए, कॉमन बात है। बिल्कुल, ठीक है ना, कॉमन बात है। लेकिन यहाँ पर ये रोल प्ले करता है कि वो जो है उसका 5 जन्म से जो रिलेशन है वो डिफरेंट है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक शब्द है अंग्रेजी का ल्यूनेटिक्स, तो चांद अगर पागलों पे प्रभाव डालता है तो गैर पागल लोगों पे भी डालता होगा। सभी को लगता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो हम लोग ठीक ही रहते हैं, सभा जी भी अच्छा बिहेव करती है। थैंक यू सो मच। तो आखिर चांद इतना इफेक्टिव कैसे है? क्या है ना कि हम लोगों के जो है एस्ट्रोलॉजी में जो है मेनली जो है 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है ना, ऐसे प्लैनेट्स और भी हैं लेकिन हम लोग 9 प्लैनेट्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जिसमें 2 प्लैनेट जो है राहु केतु को प्लैनेट्स ने दिया है, जबकि ये प्लैनेट्स नहीं है, पॉइंट है। इमेजिनरी प्लैनेट्स नहीं है, ये नहीं, ये पॉइंट्स है। ये क्या है कि सन का पाथ और मून के पाथ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, उसको हम लोग जो है इतना सेंसिटिव मानते हैं कि इसको एज ए प्लैनेट कंसीडर करते हैं। प्लैनेट का डिफिनेशन हमारे यहाँ पर ये है, संस्कृत में ये है, वो चीज जो हमको प्रभावित करे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे लिए ये ग्रह है, ये हम लोग को इन्फ्लुएंस कर, हमको इन्फ्लुएंस करिए, हमारे लिए ग्रह है। ये आ जाते हैं तो हमको लगता है ग्रह मेरे पर भारी हो गया। ये कॉमन पार्लेंस में लोग बोलते हैं ग्रह मतलब जो चीज हमको प्रभावित करे। हाँ। ठीक है ना, तो 7 प्लैनेट्स को हमने लिया। सन प्लैनेट्स नहीं है, सन जो है स्टार है लेकिन उसको एज ए प्लैनेट्स के रूप में कंसीडर करते हैं। मून सैटेलाइट है, फिर भी एज ए प्लैनेट्स के रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्लैनेट का जो डिफिनेशन हमने दिया वो दिया कि जो वैसे सभी चीज जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। तो हर एक प्लैनेट का सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मून जो है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट है, जो कि सबसे नजदीक है, तो सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करता है। या चंद्रमा को मन कहा गया, तो ये मन को प्रभावित करता है। तो क्या है कि जितना भी मन से संबंधित चीजें हैं, आपकी मनोदशा कैसी है, आप डिप्रेसिव हैं, एक्टिव हैं, इमोशनल लाइफ आपका कैसा है, ये सारी चीजें जो है मून से रिलेट होती है। अब क्या है कि मून वाटर को भी गवर्न करता है, और सभी हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है वाटर कंटेंट मैक्सिमम होता है।
70% वाटर कंटेंट है। और ये जो है टाइड्स के समय में जो है ये वाटर जो है समुद्र का वाटर जो है वो टाइड्स के समय में ऊपर नीचे हाई होता है, टाइड्स, लो हाई टाइड्स लो टाइड्स होते हैं, तो ये प्रभावित होता है। इसी के कारण से सन और मून का जो है पार्टिकुलर डिस्टेंस, आपस में रिलेटिव डिस्टेंस हमारे बॉडी के फ्लूइड को भी प्रभावित करेंगे। इसी एक चीज से कोई इवेंट क्रिएट नहीं होती। हाँ एक, हाँ तो वहां पर है जब तक दो कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे तो कैसे कोई चीज हो जाए। तो यहाँ पर क्या सिंगल कोई एक फैक्टर रूल नहीं बनाता। जुपिटर हर एक 12 ईयर्स में अपना साइकिल बदलता है, तो हर एक 12 ईयर्स में वेदर संबंधी बहुत बड़ी समस्याएं राज करती हैं। सडन चेंज होगा या मेजर जैसे की बात होती है, तो ये हर एक प्लेनेट का, जैसे सैटर्न जो है 30 ईयर्स में जो बदलता है, तो 30 ईयर्स में साइकिल बदलता है। इसमें इकोनॉमिक्स जो है जो कि आपका ये स्टार्ट होता है, अप स्विंग डाउन स्विंग स्टार्ट होता है। जैसे 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर उस हर एक 60s में सर्टेन जो है इकोनॉमिक हार्डशिप राइज की, फिर 90s में आया, 92 में आया। इस तरह से हर एक 30 ईयर्स के साइकिल में जो है ना सर्टेन मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स होते रहते हैं सैटर्न के कारण से। तो ये सब है। अब क्या है कि कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, जैसे मान लीजिए सैटर्न और जुपिटर दो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं। जब कभी भी सैटर्न और जुपिटर साथ में कंजमाइन करते हैं, एक साथ होते हैं या आपस में रिलेट करते हैं, हमेशा मतलब कि आउट ऑफ 10 मतलब समझिए 7 to 8 टाइम्स जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का डाउनफॉल हुआ है, एसिनेशन हुआ। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं संजीव जी कि पहले इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे लोग एस्ट्रोलॉजी को लेके, अब तो देखते हैं कि कौन कलर का कपड़ा पहन रहे हैं, इसका रीजंस क्या है ना कि क्या कलर की गाड़ी ले रहे हैं, कम्युनिकेशन के साधन इतने बढ़ गए हैं, इतना ज्यादा आप रिलेटेड हो गए हैं वर्ल्ड के साथ में कि थोड़ी सी जानकारी ज्यादा जगहों पर स्प्रेड करती है, इसलिए आपको जानकारी मिल रही, ठीक है ना। लेकिन क्या है इसका दुष्प्रभाव क्या है कि आपको जो चीज रिलेवेंट में नहीं है उसको भी प्राइमरी बना लिया आपने। तो लोगों के डिसीजन मेकिंग पे ये नहीं इफेक्ट कर रहा है? कर ही रहा है, गलत डिसीजन के कर ही रहा है। बहुत लोग गलत डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, गलत रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, गलत काउंसलिंग के द्वारा जो है इनका रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। ऐसा हो ही रहा है और ये बढ़ेगा। अभी तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि कंप्यूटराइजेशन जब आया आज से 30 साल पहले, तो वो आपके कैलकुलेशन पार्ट को हेल्प किया, तो ये चीज़ें बदली धीरे धीरे। 30 साल में कंप्यूटराइजेशन हो गया, लेकिन 2022 में जब से एआई आया है, तो एआई को लोग इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो देने लगे कि एआई को ही एक्चुअल मान लिए हैं, और उसके प्रेडिक्शंस और उनके आउटकम्स जो ज्योतिष में होता है। एआई जो है काफी हेल्पफुल है और उसका अगर कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मदद करेगा। पहले क्या होता था, जिस समय मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस किया था उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो उस समय हॉरोस्कोप बनाने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता था, तो उसमें एक हॉरोस्कोप बनाने में कम से कम 4-5 घंटे लगते थे। आज के डेट में कंप्यूटराइज हो गया, सारा डाटा जो है कि आपको फीड है, आपको बर्थ टाइम देना है, उसके हिसाब से हॉरोस्कोप ड्रॉ कर लेगा। तो ये क्या हुआ कि आपको जो है मैनुअल जो कैलकुलेशन करते थे वो आसानी से कंप्यूटर कर दिया। आपके पास में जो चीज रिक्वायर्ड डाटा है वो सारे के सारे एक साथ मिल गया, अब उसको इंटरप्रेट आपको करना है, ठीक है। ये एक कंप्यूटर का सेकेंड स्टेज हुआ। अब एआई आया, एआई को ट्रेन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। हम जिस रूप में उसको ट्रेन करेंगे वैसे ही ना आउटपुट देगा। हम उसको कितना समझा रहे हैं, कितना चीजों को बता रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम उसको चीजों को बता रहे हैं, सारे टेक्स्ट को अगर ढंग से उसको नरेट कराते हैं, ढंग से उसको रिलेट करना सिखलाते हैं, उस लेवल का एल्गोरिथम बनाते हैं, तो एआई आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि एक समय में जितने चीजों को कोरिलेट कर पाएगा उतना चीज में ह्यूमन ब्रेन नहीं करता। सेकंड्स में कर लेगा ना, वो मिनट में कर लेगा ना। हमको सारी चीजों को जोड़ने घटाने में टाइम लगेगा और वो सारी चीजों को लाके रख देगा आपके पास, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग की बात है। आजकल तो ऐप आ गया है एआई का, जहां पर एआई एस्ट्रोलॉजर्स बने हुए ऐप आ गया है, तो ऐप को सिखाया है आपने ना इस्तेमाल। एआई एस्ट्रोलॉजिकल एआई का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि इतना इतना चीज होने के बाद ही एआई रिलेटेड ऐप अप्रूव्ड होगा। देखिए क्या है, एक चीज और है, एस्ट्रोलॉजी जो है, जो साइंस है, इसका मैक्सिमम इस्तेमाल या पॉजिटिव इस्तेमाल मेडिकल साइंस में हो सकता है। तो जैसे मैंने हम लोगों के एस्ट्रोलॉजी में ये बात है कि अगर राहु के इन्फ्लुएंस में कोई ग्रह आ गया या
पीरियड अभी चल रहा है, तो आपका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाती है, कंफ्यूजन। या गलत दवा के प्रयोग से आपकी दवाई बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो कारण से क्या है, तो ये चीजों को आप जो है एस्ट्रोलॉजी को कोरिलेट करके समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हर टाइम जो है किसी न किसी प्लेनेट से रिलेट होता है, हर टाइम आवर, जिसको हो रहा बोलते हैं हम लोग, आवर है। जैसे मान लीजिए अभी कोई एक्सीडेंट हुआ, एस्ट्रोलॉजी ये बताएगा कि ये किस टाइम में हो। मान लीजिए मंगल के समय में हुआ, जो दुर्घटना घटी है वो घटनी है, उसमें ब्लीडिंग हुआ है, और ये झंझट का है, कोर्ट केस तक ले जा सकता है, पुलिस केस तक ले जा सकता है। अब वही जो है आपको सैटर्न के समय में हुआ है, चोट लगी है, बाहर से कुछ नहीं है, इंटरनल चोट है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि मरकरी के समय में हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या है कि मरकरी के समय में बहस होते के क्रम में झंझट हो गया, किसी बात पर उलझ गए हैं लोग, अब बातचीत के क्रम में झंझट हो गया, तो तुम्हें हो गया। अब मान लीजिए वीनस के समय में हुआ है, तो कोई लड़की इन्वॉल्व है, ठीक है, कि लड़की के कारण ये लड़की इन्वॉल्व है, या उस साइट पर लड़की देखी गई है। तो क्या है कि टाइम रिवील करता है कि वहां पर क्या सिचुएशन है। अब है जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर के पास आए गए हम, तो अब हम चंद्रमा के होरा में गए, चंद्रमा के टाइम में गए, तो इस आदमी का फ्लूइड से संबंधित, ब्लड से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित समस्या होगी, और फिर हमको देखना नहीं है, फर्स्ट टाइम गए, हमको देखना नहीं है। तो क्या है कि टाइम जो रिवील करता है, तो बहुत सारी इसमें पूरा का पूरा यह है कि अगर ढंग से इसको स्टडी करेंगे तो बहुत सी चीजें जो कि आपको ज्ञात होंगी, और ये बहुत सी चीजें उपयोगी होंगी। वास्तु का क्या इम्पोर्टेंस? वास्तु एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। देखिए क्या है ना, हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लिए जो पहले हमने बताया, देश काल पात्र 3 की जरूरत है। देश का मतलब प्लेस होता है, किस जगह पर जन्म लिया है, किस एनवायरमेंट में, किस इकोनॉमिक कंडीशन में आपकी पैदाइश हुई है, ये उसको प्रभावित करता है। यही प्लेस फैक्टर जो है वो वास्तु में आता है। अब कहते हैं कि दिल्ली चले गए, कोई आदमी राइज कर गया, पार्टिकुलर मकान में गए, वहां से हमारा डाउनफॉल हो गया। ये प्लेस फैक्टर जो है आपके डेस्टिनी को, या आपके कर्म को, या आपके माइंड सेट को प्रभावित करता है, आपके एंजॉयमेंट के लेवल को प्रभावित करता है। ऐसी प्लेस फैक्टर को रिकॉग्नाइज करता है आपका वास्तु। अगर जैसे कि इसमें हॉस्पिटल्स में पेशेंट को अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर पर रख दिया जाए, तो पेशेंट के सर्वाइवल की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर वही नॉर्थ ईस्ट में रखा जाए, जो जुपिटर का डायरेक्शन है, वहां पर जो है सर्वाइवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए जब हम लोग वास्तु वगैरह करते हैं, तो उस समय क्या ऑपरेशन थिएटर कहाँ बनाना है, या पेशेंट को कहाँ रखना है, डॉक्टर को कैसे पेशेंट को देखना है, ये सारी चीजें वास्तु के का पार्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। संजीव जी, एक चीज बताइए कि आप एस्ट्रोलॉजर होने से पहले क्या थे? हम इकोनॉमिक्स का टीचर। इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड। हम लोग सोच रहे थे कि ये टर्मिनोलॉजीज जो यूज हो रही, देखिए आपने बोला था इंजीनियरिंग, मैंने बोला था इकोनॉमिक्स। आई वन द बेट, आई वाज करेक्ट। 10 साल हम टीचिंग किए कॉलेज में। तो आज इस पॉडकास्ट में इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बातें हुई है, एंड सारे जो मिसकंसेप्शन थे, जो इतने सारे वीडियोस सुनते हैं हम लोग और रील्स देखते हैं, तो वो काफी हद तक लोगों के क्लियर हुए होंगे, राइट रितेश जी? और एक अलग डायमेंशन में एस्ट्रोलॉजी को जानने का, तो व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक वे में समझ में आ रहा है कि इतना साइंटिफिक और एक्यूरेट सब्जेक्ट है ये, बट एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना चाहिए। तो संजीव जी, थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड। आपका पहला पॉडकास्ट है, एंड आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग व्यूअर्स को दी, तो ये छोटा सा एक टोकन है हमारी तरफ से, पॉडकास्ट टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि एवरी पॉज हैज अ पर्पस।